हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का दो चैनल है, इसको पहले समझ लीजिए, नहीं तो 11th क्लास में जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स के लिए 2024 एग्जाम के लिए उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो पहले इस बात को समझिए कि क्या है। जो लोग कॉमर्स 2024 क्लास 11 की तैयारी में लगे हुए हैं तो उसके लिए कॉमर्स का सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ चल रहा है वो दो चैनल में चलेगा। COMMERCE कॉमर्स जो है वो दो चैनल में चलेगा। हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट होते हैं उस टेस्ट का सारा वीडियो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में मिलेगा। क्या नाम है? कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग पूरा नाम है। इस चैनल में आपको मिल जाएगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि सारा नोटिफिकेशन इसी पे मिलेगा कि कब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कब फॉर्म फिल हो रहा है, या कभी जॉब का कोई वैकेंसी मिलेगा तो यहीं पे दिखेगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। टेस्ट का सारा क्वेश्चन 11th क्लास के लिए, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके लिए और एक और चीज़ है, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और टेस्ट का सॉल्यूशन देखना हो तो कम से कम अगर देखा जाए सही से तो 1000 से 1200 क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिल जाएगा, MCQ क्वेश्चन। इसके अलावा अभी हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था, मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया था पिछले साल में जैक के द्वारा, उसको सॉल्व करने का शुरुआत किए हैं। और जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था जैक के द्वारा उसको शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हर सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के लिए जो चैनल हमने बना रखा है उसके लिए CWH कॉमर्स के नाम से। ये अलग बनाने के पीछे पर्पस क्या है? अलग बनाने के पीछे पर्पस ये है कि आपको सिर्फ कॉमर्स का वीडियो दिखे। अभी आप मेन चैनल में तो यहाँ पे साइंस का भी वीडियो दिख जाता है, कभी कंप्यूटर साइंस आ जाता है, कभी BPSC आ जाता है, कभी PGT आ जाता है, कभी JSSC का आ जाता है, कभी झारखंड में टीचर का आ जाता है। तो अब टीचर का तैयारी तो आप कर नहीं रहे हैं, आप तो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, तो आपको टीचर वाला वीडियो ज़बरदस्ती हम क्यों धकेले। और बहुत बच्चा इसके कारण भी देख नहीं पाता, उसको लगता है कि पता नहीं कोई और वीडियो होगा। और अगर आप इस चैनल में जुड़ते हैं तो इस चैनल में सिर्फ 11th और 12th का कॉमर्स का वीडियो जाएगा। तो अगर कोई वीडियो इसमें जाता है तो समझ जाओ आपके काम का वीडियो है, तभी यहाँ पे जा रहा है, कोई दिक्कत है। रहा बात जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश जो पढ़ेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस CMS और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट के लिए आपको यही चैनल में मिलेगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में मिलेगा। क्योंकि इंग्लिश जो है कॉमन पेपर है, आर्ट्स का भी रहता है, साइंस का भी रहता है और कॉमर्स का भी रहता है। तो आर्ट्स के लिए हमने अलग चैनल बना रखा है CWH आर्ट्स के नाम से, साइंस का अलग चैनल है CWH साइंस के नाम से। बात समझ गए? तो इंग्लिश के लिए तीनों में वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि कॉपीराइट मार देगा। तो इसलिए इंग्लिश कॉमन पेपर है तो इंग्लिश का हमारा कौन सा चैनल में वीडियो जाएगा? कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। कंप्यूटर साइंस कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में, क्योंकि ये कॉमन पेपर है, तीनों सब्जेक्ट वाले पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स आर्ट्स का भी बच्चा पढ़ता है, साइंस का भी बच्चा पढ़ता है, कॉमर्स का भी बच्चा पढ़ता है, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट वाले वीडियोज हैं वो मिलेगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में। और बाकी जो सेपरेट चैनल वाले सब्जेक्ट है, जैसे जो कॉमर्स का अपना सब्जेक्ट है अकाउंट्स, BST, ETP, CA, ये आपको मिलेगा CWH कॉमर्स में। इसका मतलब आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो CWH साइंस सब्सक्राइब करेंगे स्पेशल क्लास के लिए, और अगर आर्ट्स के हैं तो CWH आर्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे स्पेशल क्लास के लिए। इस बात को ध्यान रखना है ताकि दोनों चैनल में आपको ये वीडियोस डिटेल में दिखेंगे, तो दोनों चैनल को आप आराम से कंटिन्यू देखते रहिएगा। प्ले लिस्ट में जाके चेक करना है, जो प्ले लिस्ट होता है उसमें चेक करना है। प्ले लिस्ट में आपको एक जगह पे सारा कलेक्शन मिल जाएगा। एक बार प्ले लिस्ट में आप ऑन कर देंगे वीडियो को तो कंटिन्यू, एक वीडियो खत्म होगा दूसरा चलेगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा चलेगा, कंटिन्यू यहाँ पे चलता जाएगा। आपको सेपरेट ढूंढ ढूंढ के वीडियो देखने की जरूरत नहीं, प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखना है। सबका प्ले लिस्ट कैसे चेक करते हैं यूट्यूब पे बताइए? तो जैसे आप यूट्यूब चैनल हमारा खोलते हैं, आप मेरे फोटो के ऊपर ही क्लिक करोगे तो मेरा चैनल का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलेगा तो वहीं पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप 11 देख लेना। आपके प्लेलिस्ट का नाम है 11th कॉमर्स टेस्ट 2024 मिशन 2024 मिशन 2024 करके, जो भी 2024 लिखा होगा समझिए आपके काम का चीज़ है, उसको आपको देखना है। उस फोल्डर में जितना वीडियो है या उस प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है सब आपको देखना है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ये वीडियो कहाँ पे अपलोड होगा? CWH कॉमर्स में, इस चैनल में अपलोड होगा। तो ध्यान रखना है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। अब जो वीडियो जाएंगे वो यहाँ पे जाएंगे मॉडल क्वेश्चन के। इससे पहले के सारे वीडियो कहाँ पे हैं? कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। टेस्ट सीरीज का लगभग वीडियो वहाँ पे आपको दिख रहा है। टेस्ट सीरीज का सारा वीडियो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में ही जाएगा। जो टेस्ट का वीडियो होगा यहीं पे जाएगा। आप ऐसा नहीं कि अभी जैसे 10 टेस्ट के आसपास में 7-8 टेस्ट बचा हुआ है, तो जितना टेस्ट बचा हुआ है सबका वीडियो
कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, और जो मॉडल पेपर है उसका वीडियो कहाँ जाएगा, CWH कॉमर्स में। याद रहेगा सब। अब हम लोग चल स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीज़ इसलिए बताना जरूरी था ताकि दिक्कत ना हो, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अच्छा, यहाँ आंसर किया हुआ है ग्रीन पेन से, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन पिछले साल का बना हुआ था, तो पिछले साल जो एग्जाम होने वाला था उसमें हम लोग बनाए हुए थे, तो ये क्वेश्चन हम लोग अपने स्टूडेंट को दिए हुए थे PDF, और ये PDF स्टूडेंट एप्लीकेशन से परचेज भी किया था, इसलिए हम लोग आंसर कर दिए थे कि जो बच्चा केवल PDF खरीदेगा उसको आंसर कैसे पता चलेगा, इसलिए हम लोग आंसर कलर कर दिए हैं। कोई दिक्कत है? लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे ताकि रिवाइज करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये जो काम है हम लोग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सब लगभग पढ़ चुके हैं, और हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे यही है आपका सब जो इस बार का सिलेबस है, यही है कि 40 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, सारे प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, और एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिया रहेगा, जो सही होगा उसको आपको टिक करना है, और अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए, गलत के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ लिखा है ना, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो ये पूरा पैटर्न है जो आपको समझना है, और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल वार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर है, क्लास 11th, और सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले का क्वेश्चन कर। बहुत फास्ट हम लोग चलेंगे, फटाफट करते चले जाएंगे इसको कंप्लीट, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, पढ़े तो। बोलता है पुस्तक पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। तो कब हुआ था? 1494। किसने किया था? हाँ, लूका पेसोली ने किया था। कहाँ के थे? इटली के थे। और कौन किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे? मैथमेटिक्स के। तो 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन 1 है लेकिन आंसर कितना किए? 4 का। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? तो आनी इसको याद रखना है, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, मुद्रा जो है लेखांकन की भाषा है, और अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मनी जो है ना वो अकाउंटिंग का लैंग्वेज है, और अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का लैंग्वेज है। ठीक से समझिएगा। अगर आपको अकाउंटिंग समझना है, लेखांकन समझना है, तो पैसा जानना पड़ेगा। अब रुपया पैसा जानोगे तब ना। 25,000 किसको बोलते नहीं पता रहेगा तो अकाउंटिंग कर लोगे? तो जो रुपये पैसे में एक्सपर्ट होगा वो क्या कर लेगा? अकाउंटिंग। और जो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा? बिजनेस। यानी बिजनेस वही कर सकता है जिसका एक्सपर्टीज किस में है? अकाउंटिंग में, जो अकाउंटिंग का मास्टर है, एक्सपर्ट है। तो बोलता है, फिर से ध्यान दीजिए, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मुद्रा जो है लेखांकन की भाषा है, और लेखांकन क्या है? बिजनेस की भाषा है। कहीं कोई दिक्कत है? आगे बोलता है लेखांकन क्या है? अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, तो बोथ हो जाएगा। अकाउंटिंग क्या है? दोनों है, आर्ट भी और साइंस भी। निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत अवधारणा लेखांकन अवधारणा नहीं है? कौन ऐसा है जो बेसिक फंडामेंटल एजम्पशन नहीं है? तो ये तो एजम्पशन में पढ़े हैं ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी भी पढ़े हैं, लेकिन कौन बेसिक नहीं है? कंजर्वेटिज्म। बताया गया था आपको, कंजर्वेटिज्म जो है वो बेसिक एजम्पशन नहीं माना जाता है, और बाकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं। तो कंजर्वेटिज्म सी हो जाएगा इसका। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग का कौन सा प्रोसेस अप्लाई करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या टैक्स अकाउंटिंग? वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अप्लाई करता है। कोई दिक्कत है? और जो प्रोडक्शन का काम करता है, कुछ बनाने का काम करता है, वो कौन सा अकाउंटिंग यूज करता है? तो याद रखिएगा, चारों के बारे में समझिए। जनरली जो बिजनेस मिलेगा ना आपको, वो फिनेंशियल में अकाउंटिंग वाला मिलेगा, लेकिन जो सामान बनाने का काम करता है, जैसे टाटा ट्रक बनाता है कि नहीं, महिंद्रा गाड़ी बनाता है कि नहीं, तो महिंद्रा कंपनी जो गाड़ी बनाती है और स्कॉर्पियो बनाती है, तो वो अपने यहाँ कौन सा अकाउंटिंग रखता हो? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो प्रोडक्शन का काम करे, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो किसका काम करता है? प्रोडक्शन, बनाने का, सामान उत्पादन करने का काम करता हो, कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो बेचने का काम करता है वो कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंट। और टैक्स अकाउंटिंग तो भैया जो लोग टैक्स पे करेगा उसके लिए ना होगा, तो टैक्स पेयर के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन अप्लाई करता है? हर बिजनेस में अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्लाई नहीं करता वो मैनेजमेंट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी बड़े बिजनेस में अप्लाई हो रहा है तो वहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अप्लाई होता है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब समझते हो, निर्णय लेने के लिए इस अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जरूरी नहीं है बनाना, ये किसी भी बिजनेसमैन को बनाना जरूरी नहीं है। वो चाहे तो बना भी सकता है और चाहे तो नहीं बना सकता। अगर लगता है कि आपको अपने बिजनेस को और आगे ग्रो करना है तो आप अपना अकाउंटिंग कर सकते हो। जैसे हमको लगता है कि हमको अपने ट्यूशन को और आगे बढ़ाना है, और मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, और किसी MBA वाले से सपोर्ट ले लेंगे कि भैया आप हमको सपोर्ट दो कि कैसे हम अपने बिजनेस को और अच्छा कर सके, कैसे अपने सेल को बढ़ा सके, कैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बढ़ा सके, कैसे मार्केटिंग कर सके, कैसे हमारा मार्केट रीच बढ़ेगा, कैसे हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा।
एमबीए वाला हमको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए उसको सपोर्ट, मान लिया एमबीए वाला सपोर्ट करेगा तो कुछ देखेगा या ऐसे ही सपोर्ट कर देगा? सबसे पहले बोलेगा कि सर आप हमको 3 साल का अपना या 5 साल का अपना जो बिजनेस का हिसाब किताब है उसको प्रॉपर तरीके से लिख के दे दीजिए, पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के दीजिए, उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो निकाल के दीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दीजिए, और तभी ना हम देख पाएंगे। जब तक आपका रिपोर्ट नहीं रहेगा हम क्या बता देंगे बताइए? कोई किसी बिजनेसमैन को देख के बता देगा ऊपर से? जैसे कोई पेशेंट को डॉक्टर बता देता है देख के कि नहीं नहीं तुमको ये बीमारी ऐसे ठीक होगा? नहीं। आप जब भी जाएंगे सबसे पहले पूछता है कहीं दिखाए थे क्या? आप गए वेलोर दिखाने के लिए तो पूछता है कहीं दिखाया था कि हाँ सर रांची और हजारीबाग में दिखाया था, बोले रिपोर्ट दिखाओ। तो उसके रिपोर्ट के आधार पर वो निर्णय लेगा कि आपको क्या होना हुआ था। रिपोर्ट देखेगा ना जी कि क्या रिपोर्ट हुआ है, तो उसी तरह से रिपोर्ट मांगा जाएगा। वही रिपोर्ट बनाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहाँ रिपोर्ट बनाया जाता है बिजनेस का कि भाई इस बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं। 10 साल हो गया धंधा में, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। वही 10 लाख का 10 लाख कमा रहे हैं, साल भर में 10 लाख कमाते हैं, ग्रोथ ही नहीं है। 3 साल से हर साल 10 लाख कमा रहे हैं, तो क्या बिजनेस ठीक है? ऐसे एकदम ग्राफ चल रहा है, ग्राफ होना चाहिए ऐसे, हो रहा है ऐसे, तो इसका मतलब है 10 लाख कमाते रह जाएंगे तो हम जाएंगे ना? नहीं होता, कोई बच्चा बढ़ भी नहीं करता है, इतने बड़ा है, 6 साल से उतने हाइट है, तो अब आदमी टेंशन में आ जाता है यार 3 साल से इतने बड़ा है जी। तो डॉक्टर पर ले जाता है कि भैया है क्या बीमारी बताओ, ये ग्रो नहीं कर रहा है। बात समझ गए? उसी तरह से यहाँ जब बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, बैलेंस में चला जाता है, तो हम एमबीए वाले के पास जाते हैं कि बताइए हम कैसे इसको ग्रो कराएं, क्योंकि धंधा हम ग्रो करने के लिए खोले हैं। और जो आदमी मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करता उसका धंधा उतने रहता है। जैसे गांव में बिजनेसमैन दुकानदार कभी जिंदगी में ग्रोथ करता है? 12,000 रुपया लगा के धीरू भाई अंबानी बिजनेस स्टार्ट किया था, आप लोग भी सुने होंगे। आज देश का क्या, एशिया का नंबर 1 आदमी है, सबसे अमीर आदमी बन गया। 12,000 से 12,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अभी 1,20,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी इतना बड़ा कैसे बन गया? और उसी के समय जिसमें ये स्टार्ट किया होगा उस समय भी कोई देश में ऐसा होगा ना जो 12,000 लगा के धंधा स्टार्ट किया होगा, और वो वही है। अंदर क्या रहा? एक आदमी 12,000 से सीधा 1,20,000 करोड़ का मालिक, और एक 12,000 से 12,000 का मालिक है। जैसे किसी का सुनिएगा कि नहीं नहीं मेरे यहाँ मेरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है, चौथा पीढ़ी चल रहा है चाय बेचने का, मेरा परदादा बेचते थे, फिर मेरे दादाजी बेचे, फिर मेरे पिताजी बेचे, और अभी हम बेच रहे हैं, मेरा बेटा बेच रहा है। तो 6 पीढ़ी से चाय बेच रहे हैं, फिर भी दुकान उतने छोटा है, ना दुकान का ग्रोथ हुआ ना कुछ ग्रोथ हुआ। रीजन क्या हुआ होगा? रीजन ये है कि उसके यहाँ क्या यूज नहीं हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस्तेमाल हुआ होता तो ग्रोथ दिखता, लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं। हाँ, ग्रोथ ये हो सकता है कि मेरे दादाजी 1 पैसा में चाय बेचते थे और हम जो है 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो भैया महंगाई भी तो उस हिसाब से बढ़ा है। हाँ या नहीं? जब 1 पैसा में बेचते होंगे तो उसमें सब सस्ता होगा, अभी आप 5 रुपये में बेच रहे हैं तो उस हिसाब से महंगा है। परसेंटेज, अच्छा दादाजी भी मेरा 10% कमाते थे प्रॉफिट और हम भी 10% कमा रहे, क्या ग्रोथ हुआ भैया? यही है कि दादाजी तंबू लगा के बेचते थे खाली आसमान में, हम दुकान में आ गए, तो इसको ग्रोथ नहीं बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब ये है कि मेरे दादाजी एक वैरायटी बेचते थे, उनका टर्नओवर 1 लाख रुपए का था साल का, हम आज 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, इसको ग्रोथ बोलते हैं। आप चेंज हो रहे हो, अपने आप को बढ़ा रहे हो। अगर नहीं बढ़ाओगे इसका मतलब आप अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते ही नहीं हो, आपको पता नहीं कि आपकी क्या कमजोरी है। जब कमजोरी नहीं पता तो उसको ठीक कैसे करोगे? इसलिए डिटेल स्टडी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एमबीए वाले को बुलाते हैं, भैया देखो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बुलाते हैं कि सर सजेशन दो कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमको इम्प्रूव करने का सजेशन देता है कि इस चीज़ को ऐसे करोगे तो आपका बढ़ेगा सेल। बात समझ आ रही कि नहीं? और तब आप ग्रो करोगे। तो ग्रो करने के लिए कौन सा मैनेज अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट। ये बनाना जरूरी नहीं है, इसलिए सरकार बोलती तुमको ग्रो करना ही नहीं करना। तुम ना सोचोगे हम क्यों जरूरी लगा दें, सरकार कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन ये रखना कंपलसरी है सबके लिए, और ये भी रखना अभी कुछ कंपनी के लिए कंपलसरी, कुछ के लिए कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए कोई ये भी नहीं रखता है। लेकिन फाइनेंशियल सबको रखना होगा, इसलिए सारा लोग जो अकाउंटिंग, इसलिए यहाँ लिखा है कि किस तरह का स्वरूप अपनाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये रखना जरूरी नहीं। अगर लगता है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को ग्रो करना है तो हम जाएंगे एमबीए वाले के पास, हम ग्रो करने का फॉर्मूला सीखेंगे। बात समझ गए? अब देखिए यहाँ लिखा है जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम। पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर, तीसरा होता है एलएफ, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट। एक होता है व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। अगर बिजनेसमैन, मतलब है बिजनेस का मालिक, अगर बिजनेस से माल निकालता है अपने प्रयोग के लिए तो डेबिट में क्या लिखते हैं,
अगर निकालता है तो इसका एंट्री बनता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो डेबिट में क्या होगा इसमें, ड्राइंग, और क्रेडिट में क्या होगा, परचेज। यही ना होगा। अगर पूछ देता क्रेडिट में क्या लिखेंगे तो परचेज, और डेबिट में क्या लिखेंगे तो ड्राइंग। माल निकाले या पैसा निकाले। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंस। तलपट, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है। संपत्ति खाते का शेष हमेशा, एसेट्स अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है, हमेशा डेबिट। एसेट्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट, याद रखना। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस रखता है, एसेट्स हमेशा डेबिट रखता है, याद रखिएगा, पूछेगा। लायबिलिटी हमेशा कौन सा रखता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट रखता है। उसके बाद कैपिटल कौन सा रखता है, कैपिटल क्रेडिट रखता है। उसके बाद एक्सपेंसेस कौन सा रखता है, एक्सपेंसेस डेबिट रखता है। और इनकम कौन सा रखता है, क्रेडिट। यही 5 तो है। इस दुनिया में जितने खाते हैं इस 5 से संबंधित है, याद रखना। जितना भी संपत्ति वो कौन सा बैलेंस, डेबिट। जितना लोन लायबिलिटी कर्जा सब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। कैपिटल पूंजी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। जितना खर्चा क्या, डेबिट। और जितना इनकम क्या, क्रेडिट। याद रहेगा सबको। फिर से एक बार रिपीट करेंगे सारे बच्चे। इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस कैपिटल, लायबिलिटी एसेट्स। कोई दिक्कत है। अब आपसे हमको फी मिला, आपसे हमको फी मिला तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है ना, चुप लगा देता है। हाँ इनकम है, चलो ठीक है। आप हमको पैसा दे रहे हो तो मेरे लिए इनकम ना है जी। तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट लिखेंगे। तो आपके नाम को डेबिट करेंगे, हाँ या नहीं। और इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। बात समझ गए। या तो अगर कैश देते हो तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू। अगर फी दे रहे हो तो क्या एंट्री बनेगा जी, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, फी। तो फी मेरा इनकम है ना, इनकम को कहाँ लिख दिए, क्रेडिट में, क्योंकि इनकम क्या होता है, क्रेडिट। और कैश, कैश पैसा आ रहा है, पैसा क्या होगा, एसेट्स होता है। पैसा क्या होता है, संपत्ति होता है। संपत्ति को क्या करना होता है, देखो तो डेबिट कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है। याद रहेगा पांचों बैलेंस। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। एसेट्स कौन सा बैलेंस, हमेशा ये रहेगा। हमेशा मतलब ये प्लस बैलेंस होता है। और अगर उल्टा रह गया तो कौन हो गया, अब एसेट्स क्रेडिट होने का मतलब है घटा रहा है। एसेट्स अगर कहीं क्रेडिट दिख रहा है मतलब घट रहा है। लायबिलिटी अगर ध्यान देना माइनस वाला, इसका उल्टा होगा। डेबिट अगर लायबिलिटी दिख रहा है इसका मतलब घट रहा है। ये भी डेबिट होगा मतलब घटेगा, ये क्रेडिट होगा मतलब घटेगा, और ये डेबिट होगा मतलब घटेगा। ये सब उल्टा हो जाएगा, याद रखना। बात समझ गए। आगे बढ़ें। चलिए डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन को यहाँ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग प्रोविजन मानोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन को क्या मानेंगे, प्रोविजन। एक्सपेंसेस नहीं माना है, प्रोविजन। ये हो गया डेबिट। अब चलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन क्या रहता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसा रहता है, तो याद रखिएगा ऐसा रहता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का डेप्रिसिएशन का ग्राफ। ये है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को एसएलएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएलएम। और एक होता है डीबीएम, डीबीएम में ऐसा डेप्रिसिएशन होता है, इसको होता है डीबीएम। डीबीएम का मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति। तो क्रमागत ह्रास पद्धति में डेप्रिसिएशन घटता है, लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन क्या रहता है, समान रहता है। देखो घट रहा है क्या, तो पूछ रहा है घटता है, नहीं। घटने का काम किस में, डीबीएम में। बढ़ता है, नहीं। कांस्टेंट रहता है, जी हाँ कांस्टेंट रहता है। डेप्रिसिएशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। भूमि का उपयोगी जीवन काल क्या होता है, जमीन का जीवन क्या है, कांस्टेंट है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, कोई बता सकता है जमीन कब तक है। आदमी आता है मिट जाता है, लेकिन जमीन टिका रहता है, हाँ या नहीं। पुष्ट पालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है, अभी तो बता चुके हैं। कौन है, लूका पेसोली, बता चुके हैं। कब कब डेवलप किए थे, 1494 में। अच्छा, चालू व्यवसाय अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस कितने साल तक चलेगा, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस अनलिमिटेड चलेगा, अनगिनत अनिश्चित काल तक। तो अनिश्चित काल तक बिजनेस चलेगा, ऐसा बताता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वो तो ठीक है, इसका हिंदी है चालू व्यवसाय अवधारणा। है क्या, इसका मतलब ये है कि हर बिजनेसमैन ये मान के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस नंबर ऑफ ईयर्स मतलब वर्षों तक चलता रहे। कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है बिजनेसमैन, तो ये सोचता है कि मेरा बिजनेस 2 साल में बंद हो जाएगा,
उसको पूछिएगा जो धंधा स्टार्ट कर रहा हो, पहला दिन एकदम फीता कटवाया, पूजा पाठ किया, आपको बुलाया प्रसाद खाने, मिठाई खाते खाते पूछे कब बंद होगा, एक तमाचा मार देगा वो। बोलते मेरे दिमाग के किसी कोने में बंद होने के बारे में बात नहीं है। अभी स्टार्ट ही किए हैं तो बंद करने के लिए स्टार्ट किए हैं। कोई आदमी सोचता है बंद करना, खराब दिन आता है तो बंद कर देता है, लेकिन जिसमें वो स्टार्ट करने के मूड में रहता है उसमें क्या सोच के स्टार्ट करता है कि बस 1-2 साल चलाएंगे छोड़ देंगे? नहीं, वो क्या सोचता है कि लंबे समय तक हम नहीं, हमारा तीसरा पीढ़ी भी चलाए, वो ये सोच के स्टार्ट करता है। इसलिए बिजनेस जो है कितने दिन के लिए स्टार्ट होता है? अनलिमिटेड। हाँ, लेकिन कब बंद होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन स्टार्ट करते समय कभी भी कोई बंद करने के ख्याल से स्टार्ट नहीं करता है। अच्छा, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें 5 नाम से रिलेटेड होता है, पर्सन से जो रिलेटेड होता है। तो चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे वो बैंक का नाम हो, ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, और कंपनी का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा, फर्म का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा, और इंस्टीट्यूशन का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा। और भी बहुत सारा नाम है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। एक व्यक्ति राम मोहन सोहन पर्सनल अकाउंट है। जितना बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सब पर्सनल अकाउंट है। जितनी कंपनी है, टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी, एयरटेल है ना, सब पर्सनल अकाउंट है। जितना फर्म है, फर्म मतलब छोटे छोटे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी इसमें। अगर इंस्टीट्यूशन में जितना कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, जितनी संस्थाएं हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर इसमें से होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एक ही नियम है बाबू, रिसीवर डेबिट, शॉर्ट में याद रखना, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, याद रखना। रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा जो हम लोग देख रहे हैं। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पूछ देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कोई भी बैंक पर्सनल अकाउंट में आएगा, याद रखना इस चीज को। जर्नल में किसका अकाउंटिंग नहीं करते हैं? कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको जर्नल में नहीं लिखा जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं लिखते। ट्रेड डिस्काउंट का नो एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट का क्या है? नो एंट्री। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं लिखा जाता। हम आपसे एक और चीज़ पूछते हैं, और बताइए कौन सा ऐसा आइटम है जिसको जर्नल में नहीं लिखा जाता? एक तो ये हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट का कभी कोई एंट्री नहीं करते, और बताइए कुछ आइटम जिसको हम जर्नल में कभी नहीं लिखते। खाली यही याद रखना होगा जी। ऑर्डर, अगर किसी सामान का ऑर्डर दिया गया है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका भी नो एंट्री। आदेश देने का कोई एंट्री नहीं होता है, सिर्फ आप ऑर्डर दिए बस, और ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब ना पैसा दिए ना सामान लिए। अरे एक ऑर्डर दिए कि जाओ भैया ये कुर्सी बना देना, अब ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, हम पैसा दे दिए, सामान लेके आ गया, तो ट्रांजेक्शन हो गया ना। लेकिन खाली ऑर्डर दे के छोड़ दीजिएगा, और ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा? ऑर्डर देने से ट्रांजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ना पैसा दिए ना सामान लिए। तो ऑर्डर को का नो एंट्री, याद रखिएगा, कभी भी कोई ऑर्डर देता है उसका नो एंट्री होता है। यानी दो ही चीज़ है जो जर्नल में नहीं लिखा जाता है। पहला कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कौन सा? ऑर्डर। और क्या नहीं लिखा जाता है? तो और वैसे ट्रांजेक्शन नहीं लिखे जाते जो नॉन मॉनेटरी नेचर के होते हैं, जो प्रकृति मतलब जो कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, जिसमें पैसे के बारे में कोई बात नहीं किया गया। जैसे थैंक यू किसी को बोले तो पैसा है, तो याद रखना हम बताए थे बिजनेस में केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, मौद्रिक लेन देन को लिखा जाता है, अमौद्रिक लेन देन को नहीं, गैर मौद्रिक लेन देन को नहीं। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसको कभी नहीं लिखा जाता, केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ के बोलता है जब ट्रायल बैलेंस आपस में नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करके ट्रायल बैलेंस मिला है नहीं मिला, तो जो बैलेंस डिफरेंस आता है उसको किस नाम से लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ट्रायल बैलेंस मिला लिए, बहुत मेहनत करके मिला रहे, मिल ही नहीं रहा, दोनों साइड में डिफरेंस आ जा रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग जो जिधर कम पड़ता है उसको किस नाम से लिखते हैं? सस्पेंस। अब आपसे पूछते हैं सस्पेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? जी, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, और अरे भाई किधर शॉर्ट करेगा आपको पता है? ट्रायल बैलेंस किधर शॉर्ट करेगा आपको पता है क्या? तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट। तो बोलता है कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सामान्य लाभों से निर्मित संचय को क्या बोलते हैं? जो संचय सामान्य लाभ से यानी जनरल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। जनरल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है उसको कौन सा रिजर्व बोलते हैं? और जो कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बनता है उसको याद रहेगा, और जो स्पेशल प्रॉफिट से रिजर्व बनता है उसको, कोई दिक्कत? 3 रिजर्व है, ये रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व फंड अलग चीज है। रिजर्व फंड बनता है
बिजनेस जब लास्ट में डूबने की कगार पर रहता है तब इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, रिजर्व फंड, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दीजिएगा, फंड अलग चीज़ है। स्पेशल पर्पस के लिए, कोई विशेष उद्देश्य के लिए जो रिजर्व हम क्रिएट करके रखते हैं, अगर आपके घर में कोई विशेष उद्देश्य के लिए पैसा बचा के रखा जा रहा है तो कौन सा रिजर्व है? स्पेसिफिक। बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, विशेष है ना कि कारें खरीदने के लिए। अब दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदना है तो उसे पैसा नहीं निकालेंगे, बोले ना वो इसके लिए रखा गया है। बोलता है कि अगर कैपिटल प्रॉफिट यानी कभी कभी होने वाले लाभ को अगर कहीं बचा कर रखे हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है इरेगुलर प्रॉफिट, जो रेगुलर हमको नहीं मिलता है। तो ऐसे प्रॉफिट को अगर हम बचा कर रखें तो वहाँ से कौन सा रिजर्व बनता है? कैपिटल रिजर्व। और जो जनरली हम बिजनेस में कमाते हैं उस पैसे को बचा कर रखेंगे तो कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व। याद रहेगा? फिर से बताओ, जनरल प्रॉफिट से, कैपिटल प्रॉफिट से, और स्पेशल पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिजर्व। कोई दिक्कत? सारे बच्चे रिपीट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल, पर्सनल और रियल। तो बताइए, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? उधारी। तो किसी आदमी का ना उधार रहता है कि जानवर का उधार होता है? कि दुकान से खा के चल गया, नहीं पैसा दिया। उधार हो सकता है गांव में कि मेरा खेत का आधा फसल खा गया है, जिस दिन तुमको पाए ना बाबू, वो पहले से धमका रहा है उस बैल को कि जिस दिन तू पकड़ा गया मेरे रेंज में धुन देंगे, मेरा आधा फसल खा गया, उधार तो चुका देंगे हम। तो वो अलग है, वो उधार अलग है, ठीक है। लेकिन बताइए, जो उधार खाएगा कोई आदमी ना होगा, इसलिए कौन सा अकाउंट होगा? कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं आगे। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल अगर पर्सनल अकाउंट है तो बिल्स पेबल क्या होना चाहिए? वो भी पर्सनल ही ना होगा, चाहे पैसा उधार देना हो या उधार लेना हो, आदमी का ना होगा। देना और लेना, इसलिए बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल दोनों क्या होगा? प्रश्न। देखो, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस बार के लिए नहीं है 2024 के लिए, इसलिए आप इसको नहीं पढ़िएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिलीटेड है, ठीक है। ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, ये तीनों आपके लिए डिलीटेड है, इसलिए इस बार नहीं पढ़ेंगे हम इसको, बताएंगे भी नहीं। वैसे ग्रीन किया हुआ है लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। ये भी डिलीटेड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हटा दिया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये क्वेश्चन काम का है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्यों? क्योंकि इसमें दो ही चीज लिखा जाता है, खर्चा और इनकम। और हम जानते हैं कि जहाँ पे खर्चा और इनकम को लिखा जाता है, आय और व्यय को लिखा जाता है, उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? कहीं कोई दिक्कत है? पीएल अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। पीएल भी नॉमिनल, ट्रेडिंग भी नॉमिनल। याद रखना है, नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पे खर्चा और इनकम को लिखा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोलता है सकल लाभ ज्ञात करें यदि विक्रय पर सकल लाभ की दर 20%, विक्रय पर 20% और लागत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बनाए थे, याद कीजिए। लागत 1,20,000 और जो 20% किस पर है? वो विक्रय पर है। तब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट बराबर बताए थे रेट बाई, आपके पास क्या है 100 माइनस रेट, मतलब 100 में 20 घटेगा तो क्या होगा 80। तब 20 चौके 80, 3 चौके 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 इसका आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? बताया गया था क्वेश्चन। अच्छा, जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उस पर ढुलाई का खर्चा देते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं? खरीदा हुआ सामान का ढुलाई का खर्चा ट्रेडिंग में, और बेचा हुआ सामान का ढुलाई का खर्चा पीएल में। पीएल नहीं लिखा है इसमें, अच्छा ऊपर है। जब हम बेचेंगे, ध्यान दीजिएगा, माल आते समय जो भी खर्चा होगा सब कहाँ लगेगा? ट्रेडिंग में। और जाते समय खर्चा होगा कहाँ जाएगा? पीएल में। तो ये खरीदे हैं तो आ रहा है माल मेरे पास कि जा रहा है? आते समय सारा खर्चा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। और जाते समय का सारा खर्चा कहाँ जाता है? पीएल में। याद रखना। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट का क्या पर्पस होता है? तो फाइनल अकाउंट का दो पर्पस होता है, लाभ हानि ज्ञात करना, प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। इसको जानने के लिए दो खाता बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। याद है? इसके लिए दो खाता बनाते हैं लाभ हानि के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल। इसके लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। पोजीशन के लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट क्या है? तो फाइनल अकाउंट भैया खाता भी है और जो है स्टेटमेंट भी है, दोनों ना जी। ये खाता नहीं है, स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये दोनों खाता है। इसके नाम के बगल में लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट लिखा था देखो इससे। तो ये खाता हो गया, पीएल अकाउंट ये भी। लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट देखे कभी? तो इसका मतलब ये दोनों खाता है और ये इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अलग अलग पूछ रहा है, खाता है, लेजर है या स्टेटमेंट है? तो चौथा में दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, क्योंकि खाता भी और स्टेटमेंट भी है। तो देखिए चौथा में अगला में हमको दोनों मिलेगा, देखिए अकाउंट एंड स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट, लेकिन बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। याद रहेगा? तो फाइनल अकाउंट क्या है?
अकाउंट भी है और स्टेटमेंट भी है। प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट को कहाँ दिखाया जाता है? तो एसेट्स में दिखाया जाता है। कौन से हेडिंग में? करेंट एसेट्स, क्योंकि प्रीपेड रेंट हमारा करेंट एसेट होगा। कैसे पता चला करेंट एसेट है? क्योंकि ध्यान रखना, जिस एसेट को हम 1 साल के अंदर यूज कर लेते हैं उसको करेंट एसेट बोलते हैं। तो कोई भी रेंट प्रीपेड का मतलब पहले पेमेंट किया होगा। तो कितना दिन का रेंट पहले पेमेंट करते हैं आप? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर। मान लो साल भर का पहले दे दिए कि लीजिए सर साल 1 साल का पूरा, तो साल भर में तो फिर यूज कर लेंगे ना। जब आप रह जाइएगा वहाँ पे तो रेंट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए बोलता है रेंट हमारा प्रीपेड होगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा कोई पैसा नहीं देता है रेंट का। मैक्सिमम 1 साल का पैसा एडवांस दे सकता है। बात समझ गए? तो इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे? प्रीपेड। बिल्डिंग को क्या मानेंगे? फिक्स एसेट। मशीनरी को क्या मानेंगे? फिक्स एसेट। कंप्यूटर को क्या मानेंगे? फिक्स एसेट। और मोटर कार को क्या मानेंगे? फिक्स एसेट। लेकिन कैश को क्या मानेंगे? करंट एसेट। प्रीपेड को क्या मानेंगे? करंट एसेट। स्टॉक को क्या मानेंगे? करंट एसेट। डेटर को क्या मानेंगे? करंट एसेट। याद रहेगा ना? इतना सारा तो नाम याद हो गया। एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है? इसमें से कौन ऐसा है जिसे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते? तो ड्राइंग को। ये दिखता है बैड डेट पीएल में दिखता है। किस साइड दिखता है बैड डेट पीएल में? डेबिट साइड। किस साइड दिखता है? इंटरेस्ट कहाँ दिखता है? डेबिट साइड। एक्रूड इनकम कहाँ दिखता है? एक्रूड इनकम क्रेडिट में दिखेगा, जुड़ेगा ना, ये इनकम में जुड़ जाएगा। लेकिन ड्राइंग एक ऐसा आइटम है जो कि कभी नहीं दिखता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखेगा पीएल में, लेकिन ड्राइंग नहीं दिखेगा। ड्राइंग कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में। क्या करते हैं बैलेंस शीट में? कैपिटल में माइनस कर देते हैं। कैपिटल में क्या कर देते हैं? माइनस। तलपट में अदद मजदूरी को दिखाया गया है। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाया गया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में हमको पता चला कि मेरा मजदूरी बाकी है, मतलब लायबिलिटी है। ट्रायल बैलेंस में दिखने का मतलब क्या है? वो लायबिलिटी है। जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसमें पता है कि मजदूरी बाकी है, तो वो आपका लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो लायबिलिटी साइड यहाँ नहीं दिया हुआ, कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में है दिया हुआ। जब भी दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। लेखांकन प्रतिवेदन की में कौन सी गुण होने चाहिए? एक अच्छा हमारा अकाउंटिंग रिपोर्ट, हम जब अपना अकाउंटिंग करते हैं तो उसका एक रिपोर्टिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग रिपोर्ट में ऐसा कौन सा गुण इसमें से होना चाहिए? तो रिलीवेंस भी होना चाहिए, यानी उपयुक्त होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, और ऑल ऑफ दीज। तो क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज। कंप्लीट भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, और उपयुक्त भी होना चाहिए। तीनों गुण होना चाहिए अकाउंटिंग में। टैली क्या है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। कंप्यूटर हटा दिया गया 2024 के सेशन से, तो याद रखिएगा ये टैली भी आपको नहीं पढ़ना है, हम काट देते हैं यहाँ से। टैली भी नहीं पढ़ना है, सूचना प्रणाली भी नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर भी नहीं पढ़ना है, बाइट भी नहीं पढ़ना, 38 में भी। ये सब आपसे डिलीटेड है तो नहीं पढ़िएगा आप। लेकिन जानकारी के लिए बता दो तो ये सब क्या है, ये भी नहीं पढ़ना है। चलिए बताइए, इसमें 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? सबसे छोटा यूनिट ये बीट बाइट क्या है? ये मेमोरी को मेजर करने का तरीका। फिर से सुनिएगा, मेमोरी को मेजर करने का तरीका। बात समझ गए? नहीं बोलते 464 लिए हैं। 464 मतलब क्या भैया? 4 GB रैम और 64 GB, हाँ एक्सटर्नल, मतलब हार्ड डिस्क उसको बोल सकते हो आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में। एक्सटर्नल 4 GB इंटरनल और 64 एक्सटर्नल। बोलता है 6 128 लिए। ये क्या है? तो फिर से सुनिएगा, सबसे छोटा कौन होता है? बीट होता है। कौन होता है? बीट। सबसे छोटा बीट, बीट के ऊपर बाइट, बाइट के ऊपर किलो बाइट जिसको केबी बोलते हैं, और केबी के बाद MB मेगाबाइट, उसके बाद GB गीगाबाइट, उसके बाद अब आता है TB टेराबाइट। तो अभी TB में चलेगा, अब जब 5G आएगा तो TB स्पीड देगा, 1 टेराबाइट की स्पीड में रहेगा। तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि 1 MBPS दे रहा, 1 MBPS का मतलब बोलता है 6 MBPS स्पीड है मेरा। MBPS मतलब क्या? 6 मेगाबाइट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 6 मेगाबाइट डाउनलोड कर लेता है। 6 MB का फाइल 1 सेकेंड में डाउनलोड कर लेता है। अभी ये भूल जाइए, भारत 5G में चला गया। अब कितना आ रहा है? अब कम से कम हाँ 10 GBPS आएगा लगभग चलेगा स्पीड। इसका मतलब है कि 10 GB का फाइल जो है 1 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। 10 GB का फाइल कितने में डाउनलोड हो जाएगा? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड मतलब टच किए कि 10 GB डाउनलोड। अभी स्लो होता है कि नहीं? अभी टाइम लगता है। लेकिन जब 5G पूरे तरीके से आ जाएगा और अच्छे से काम कर गया तो 10 GBPS चलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं
कि 10 GB का फाइल आप छुओ डाउनलोड हो गया। और हम लोग कौन सा जनरेशन में है कंप्यूटर में? 5G। और लगता है कि स्वर्ग मिल गया, जन्नत है। जापान 8G में चल रहा है, वो 9G में अभी ट्राई मार रहा है। हमारे और जापान में क्या अंतर है वो देख लो। हाँ, अब वो रिचार्ज होगा वहाँ की कंपनी में जाकर पूछो क्या होगा। लेकिन मानना ये है कि हमारे यहाँ के नौजवान 5G से खुश हैं और जापान का बच्चा यूज करता है 8G। बात समझ गए? 8 जनरेशन, वो लोग 9 जनरेशन में चल रहा है। अब सोचिए कि वो लोग का फास्ट स्पीड कितना है इंटरनेट का, हम लोग इसी में खुश हैं। बिना बफरिंग का मैच चल गया ना, अरे मजा है एकदम, देखता है जरा सा बफरिंग नहीं होता है। खुश हैं 5G में, 4G में। और 8G में जापान चल रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं, बैकवर्ड हो जाता है इस जगह पे। तो ये मेमोरी को मेजर करने का तरीका होता है, बिट, बाइट, किलोबाइट, है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, याद रहेगा। तो ये कंप्यूटर भी बड़े मज़ेदार चीज़ था, लेकिन हटा दिया आप लोगों से, तो इसलिए इसका डिटेल पढ़ाना जो ठीक बात नहीं है। तो हम लोग, एक और क्वेश्चन बच गया ना, 39 ही तक हुआ है। अच्छा, ये भी वही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है, लेकिन कंप्यूटर का है ये भी क्वेश्चन। तो ये पहला हम लोग सेट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा सेट में हम लोग चलेंगे, ये है 2021-22 का सेट, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 21-22 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे 21-22 का। इसमें भी 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा। थैंक यू।